हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। क्या होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके पार्ट 1 हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है वो आपको वन बाय स्टेप बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड में मेनली देखा जाए तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक बहुत ज़्यादा मिलकर जो बने हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसे कहा जाता है। मेनली न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखा जाए तो जो डीएनए और आरएनए आते हैं, ये मैंने आपको बताया। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होते हैं। दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक तो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, जिसपे प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जबकि पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं। एडेनिन में क्या होता है, दो रिंग होती है, जबकि एडेनिन और ग्वानिन में दो रिंग होती हैं, जबकि और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल के अंदर सिंगल रिंग होती है। आपको कैसे याद रखना है, प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, और द पायरिमिडिन्स के अंदर कितने हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं। प्यूरिन्स, ये आपको देखा जाए मेनली तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाता है, तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी की सारी स्ट्रक्चर आपको वन बाय स्टेप याद करनी होगी, कैसे भी करके आपको याद रखना है। एडेनिन और ग्वानिन में दो वलय और पायरिमिडिन में तीन वलय होती हैं। अब पढ़ते हैं नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वो आपके हेट्रोसाइक्लिक बेसेज होते हैं, अर्थात विषम वलीय कारक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। जो भी डीएनए होगा, डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों आते हैं। जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, अर्थात आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है। ये कोई एग्जाम में पूछ रखा भी है, याद रखना है आपको। द प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के अंदर देखा जाए क्या क्या आता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्यूरिन्स के अंदर दो वलय, पायरिमिडिन्स के अंदर सिंगल रिंग होती हैं, और प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती हैं। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। ये कोई नहीं है इसमें, ये मतलब कोई डायग्राम है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से नहीं पूछा जाएगा। ये बस डायरेक्टली ऐसे ही आपको याद रखने की चीज़ें होती हैं कि एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरिन में आते हैं इसमें दो वलय होती है, और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल के अंदर 3 वलय पाई जाती हैं। डीएनए की ये भी मैंने पहले बताया आपको कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं कहाँ, डीएनए में उपस्थित होते हैं, जबकि वहाँ पे क्या होता है, डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होते हैं, अर्थात उसमें थाइमिन अनुपस्थित होता है, ये याद रखना है। तो डीएनए के अंदर क्या ऊपर अनुपस्थित होता है, यूरेसिल, और आरएनए के अंदर जो होता है वो आपका थाइमिन जो होता है वो आपका अनुपस्थित होता है। अब देखिए पेंटोस शुगर के बारे में। पेंटोस शुगर क्या होती है, पेंटोस शुगर जो होती है वो 5 कार्बन शर्करा होती है, यानी 5 रिंग शुगर होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी राइबोस शुगर और एक होती है आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या था, C5H10O5, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O4 होता है। अर्थात इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। अर्थात आरएनए के अंदर राइबोस शुगर जो पाई जाती है उसमें एक OH ग्रुप जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर क्या होता है, आपका एक O ग्रुप जो होता है वो आपका कम होता है। क्यों होता है ज़्यादा, कैसे होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, जो राइबोस शुगर होती है उसमें OH ग्रुप क्या होता है, अधिक होता है, जिसमें कि ये किस लिए होता है, अधिक क्रियाशील बनाने के लिए। आरएनए को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए OH ग्रुप अधिक होता है, और आपको जिसमें OH ग्रुप ज़्यादा होगा वो कहता है आपका कम स्थायी होता है। कहने का मतलब ये होता है जिसमें OH ग्रुप ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि डीएनए के अंदर कहता है OH ग्रुप क्या होता है आपका कम क्रियाशील होता है वहाँ पर। इसलिए कहता है डीएनए, इसलिए आरएनए की तुलना में डीएनए अधिक स्टेबल माना जाता है। प्यूरिन्स नाइट्रोजनी बेस प्लस कहता है आपका पेंटोस शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनी बेस में मैंने आपको बताया प्यूरिन और पायरिमिडिन जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजनी बेस होते हैं। नाइट्रोजनी बेस और पेंटोस शुगर मिलकर के आपके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड, अभी सब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नाइट्रोजनी बेस व पेंटोस शर्करा के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एग्जाम में पूछ रखा है कि नाइट्रोजनी बेस और पेंटोस शुगर के मध्य का जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है, तो बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है।
ये डायग्राम देखिए पेंटो शुगर का। फर्स्ट जो कार्बन होता है वहाँ पे आपके प्यूरिन या पायरिमिडीन जुड़े हुए हो सकते हैं। प्यूरिन में आपको बताया मैंने एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरिसिल आते हैं, ठीक है। और जो प्यूरिन हो गए वो जो भी नाइट्रोजनी बेस का वो उसका जो नाइट्रोजन का बेस का जो नंबर होगा वो 9 नंबर से कहता है फर्स्ट कार्बन शर्करा से जुड़े हुए होंगे। और पायरिमिडीन होगा उसका कहते हैं नाइट्रोजन, जो फर्स्ट नाइट्रोजन होगा उससे वो कहता है शर्करा के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और आप देख सकते हो कि नाइट्रोजनी बेस और इस फर्स्ट नंबर कार्बन के बीच में कौन सा रिंग मतलब कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो होता है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अर्थात पेंटो शुगर अगर कुछ पूछा जाए, ये मैंने बताया पहले कि नाइट्रोजनी बेस और पेंटो शुगर के बीच में बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। थर्ड नंबर कार्बन पे कहते हैं अतिरिक्त OH ग्रुप पाया जाता है। और नाइट्रोजनी बेस प्लस पेंटो शुगर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। जब उसमें इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये नाइट्रोजनी बेस और कहता है पेंटो शुगर के बीच में बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। जबकि ये मैंने बताया है कि जब इसे पूरे को क्या कहते हैं, ये जो पूरा होता है इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है फिफ्थ कार्बन से तो उसे अपन क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उसे कहते हैं। सॉरी इसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। फॉस्फेट और राइबोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजनी बेस और राइबोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और राइबोस शुगर और फॉस्फेट के बीच जो ग्रुप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। और फॉस्फेट प्लस राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये देखिए आप, ये 3 शर्करा ग्रुप जुड़े हुए इसलिए इसे ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। ये फिफ्थ नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो आपको ये ध्यान रखना है। ये तो मैंने बताया कि नाइट्रोजनी बेस और राइबोस के बीच के बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं और फॉस्फेट और राइबोस के बीच के बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ये वाला बॉन्ड फॉस्फोएस्टर। परंतु ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। कहने का मतलब जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच जो बंध पाया जाता है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुलकीकरण हमेशा 5' से 3' दिशा में होता है। बहुलकीकरण का मतलब पॉलीमराइजेशन। कहने का मतलब अगर कोई आपको एक DNA से 2 DNA बनाना है, अर्थात DNA से अगर आपको DNA से वापस DNA बनाना है तो आपको DNA से अगर आपको RNA बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वगैरह ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस होते हैं वो सब कहता है उसके जो बहुलकीकरण की दिशा होता है वो 5' से 3' दिशा होती है। ये अगर एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि यदि आपको कोई भी DNA वगैरह दे दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए यदि न्यूक्लियोसाइडों की संख्या n क्या होती है, n जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस के जो होता है n जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ठीक है। यदि न्यूक्लियोटाइड की संख्या n है तो अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूछे तो आपको n जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो जितने होंगे n है, तो अगर पूछा जाए कि एक DNA के अंदर 20 न्यूक्लियोटाइड हैं और पूछ लिया जाए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे तो 20 ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। अगर पूछ लिया आपको एक DNA दे दिया जाए, DNA के अंदर आपको पूछ दिया जाए कि 20 न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब ये जो आपके नाइट्रोजनी बेस अपन ने पढ़े वो वाले, अगर 20 न्यूक्लियोटाइड है, अगर पूछ लिया जाए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे तो n-1 कर देंगे, यानी 20 - 1 करेंगे तो अतः 19 क्या है कि आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएंगे। ये आपके नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अगर इसके अगर न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड नाम क्या होगा एडेनिन का, एडिनोसिन। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड नाम पूछा जाए एडिनिलिक एसिड, बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो इन लगाना है अगर साइड पूछे तो, और टाइड पूछे तो आपका लिक लगाना है। तो ठीक है, एडेनिन का क्या हो एडिनोसिन और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा एडिनिलिक एसिड। ग्वानिन का पूछा जाए तो न्यूक्लियोसाइड तो होगा आपका ग्वानोसिन और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा आपका ग्वानिलिक एसिड। अगर आपको साइटोसिन पूछा जाए तो साइटोसिन दे दिया जाए नाइट्रोजनी बेस, अगर न्यूक्लियोसाइड पूछते हैं तो साइटिडीन और न्यूक्लियोटाइड पूछते हैं तो आपका साइटिडिलिक एसिड। अगर आपको थायमिन दे दिया जाए, न्यूक्लियोसाइड पूछे तो थायमिडीन और न्यूक्लियोटाइड पूछे तो थायमिडिलिक एसिड। यूरिसिल दे दिया जाए नाइट्रोजनी बेस के रूप में, न्यूक्लियोसाइड पूछता है तो यूरिडीन और न्यूक्लियोटाइड पूछते हैं तो यूरिडिलिक एसिड। DNA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि अगर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चार्ज पूछ लिया जाए तो वो आपका कैसा है पॉजिटिव होता है।
नाइट्रोजन बेस डीएनए में एजीसीटी होते हैं, पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज होती हैं, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती हैं। ये आपकी हिस्ट्री है थोड़ी बहुत। 1869 के अंदर कितना है, फ्रेडरिक मिचर नाम के वैज्ञानिक था जिसने डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया था। और ये फिर उसके बाद में विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए संरचना का अध्ययन किया, और वो भी किस टेक्नोलॉजी के द्वारा, एक्सरे डिफरेंशिएशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे अपन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडली संरचना भी दी, वो 1953 में दी थी। वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया डबल हेलिक्स मॉडल, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। उसका एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना क्या है, ये देखिए डीएनए इस प्रकार से होता है, कुंडलित रूप में होता है। इस डीएनए के अंदर एक जो ये पिच होता है, एक घुमाव जो होता है जिसमें 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। ये 5' से 3', अगर एक सिरा 5' होगा तो उसका जस्ट ये वाला जो अगला ये वाला जो सिरा है वो 3' होगा। 3' सिरे पे आपको मैंने बताया था OH ग्रुप होता है, और वो कि ये OH ग्रुप होता है किसमें, डीएनए के अंदर, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। डीएनए में 2 कुंडली रज्जुक होते हैं, दोनों रज्जुक एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी प्रति समांतर होते हैं। कहने का मतलब अगर एक की दिशा 5' से 3' होगी, एक लड़ी की दिशा अगर 5' से 3' होती है तो दूसरी लड़ी की दिशा हमेशा आपकी 3' से 5' होगी। एक रज्जुक आपकी 5' से 3' होगी तो दूसरा आपका 3' से 5' होती है।